सबसे पहला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समावेशन भारतीय संविधान में कब हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन होता 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय पर, और भाग 4A 51A में, अनुच्छेद 51A में इनको जोड़ा गया। तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए? तो ये थी सोनसिंह समिति इंदिरा गांधी जी के समय पर, है ना, 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आर्टिकल 51A में जोड़ा गया, भाग 4A में जोड़ा गया। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर देखने को मिलता है? तो पर्यावरण संरक्षण डीपीएसपी में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है, यानी आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ना, बोथ ए एंड बी चलेगा। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, और आर्टिकल किससे संबंधित होगा? 51A से संबंधित होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आप सभी को पता है आम चुनावों में भाग लेना कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक सोच विकसित करना हो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन करना हो, ये सभी हमारे पास मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सभी मौलिक कर्तव्य हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अपनी संस्कृति को बढ़ावा, उनकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में देखने को मिलते हैं, यानी दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और सी दोनों लिख दिए हैं। 51A में है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? आप सभी को पता है 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये मैच करता है आर्टिकल 51A के पार्ट का से, बिल्कुल रिलेट करता है। सेम टू सेम इसका ऐसा ही अनुवाद है जैसा कि 51A का पार्ट के है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो 4 डीपीएसपी 4A जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का भाग 4A देश के बारे में बताता है। तो 4A मौलिक कर्तव्य और 4 डीपीएसपी के बारे में। किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 और सोनसिंह समिति इंदिरा गांधी जी का समय। सरदार सोन सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को इसमें ऐड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? तो आप सभी को पता है 1976 में होता है 42वां। 44वां 1978 में हुआ मोरारजी देसाई के समय पर, ये भी आप याद रखेंगे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जैसा कि डैश द्वारा पेश किया गया था, उसको नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तो ये अनुशंसा किसने दी थी? सोन सिंह समिति ने, सोन सिंह समिति ने अनुशंसा दी थी। भारत के किस प्रधानमंत्री के समय पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये जो हमारे पास थे, इनका नाम था इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी। और मोरारजी देसाई कब थे? जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान अधिनियम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप सभी को पता है इंदिरा गांधी जी के समय पर हुआ था, 44वां मोरारजी देसाई के समय पर। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? आपको बताना है 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 11वें मौलिक कर्तव्य को लेकर मैं बात करूं, ये था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ, और इसमें कहा गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो मैंने आपको कहा था 86वां संविधान संशोधन 1900 संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है आपको बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाग 4A में 51 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 51। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसएसआर, सोवियत संघ से ली गई है मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना। मौलिक कर्तव्य किसके लिए होते हैं? तो नागरिक यानी सिटीजन्स के लिए होते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं। मौलिक कर्तव्यों का डैश सामाजिक आर्थिक महत्व है, तो नैतिक यानी मोरल होते हैं, जैसे संविधान की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो, ये नैतिक है, मोरल है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को भारतीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान रखना होगा? तो मैंने आपको बताया ये किसके अंतर्गत रखा गया है। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को पहचान पाओगे, ये किसके अंतर्गत रखा गया है। ये रखा गया आर्टिकल 51A के अंतर्गत इसे रखा गया है।
51 ए आप सभी को पता मौलिक कर्तव्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे, यानी संविधान का पालन करे। किसका? संविधान का पालन करे। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति देश अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता, है ना? तो ये कौन सा हमारे पास? फैक्टोरिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की देश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना भारत मौलिक कर्तव्य की सूची में उपधारा सी किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और देश को बनाए रखना, संप्रभुता, एकता और अखंडता, है ना? अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, देश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता, दो शब्द आने, एकता और अखंडता। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक है। तो ये क्या है? एक हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये मोरल है हमारा, है ना? मोरल है हमारा। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। तो ये कौन सा? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के रूप में नहीं किया गया है? बड़ों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, सद्भाव को बढ़ावा देना। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बड़ों का सम्मान करना ऐसा 11 मौलिक कर्तव्यों में से कहीं पर भी नहीं लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है इनमें से? तो आप कहेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये है। चुनावों के दौरान मतदान करना, भारत की एकता अखंडता बनाए रखना, संविधान का पालन करना, चुनावों में भाग लेना, ये हमारे पास कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है 11 में से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आता है, पर्यावरण की रक्षा करना आता है, सद्भाव को बढ़ावा देना बिल्कुल आता है, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, ये तो भैया हमारे पास मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है इनमें से? संविधान का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, भाईचारे को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य है, संप्रभुता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन करना ये गलत है। ये हमारे पास मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 18, देश की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की। इसके द्वारा की गई कुछ पहलों की सिफारिश, इनका नाम था एम वेंकट चलैया के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अधिकार कर्तव्यों का क्या है? विरोध करता है, बाधा डालता है, निर्देश देता है ना, या अंतर्निहित है? तो ये क्या देता है हमारे पास? क्या निर्देश देता है ना? क्या निर्देश देता है? बिल्कुल सही बात है। ये निहित है। आप कहेंगे अधिकार कर्तव्यों में निहित है, अधिकार कर्तव्यों में घुसा हुआ है, अंदर है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के संविधान नहीं, रूस के संविधान, यूएसएसआर से लिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं धकाधक तरीके से। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी किस भाग में दी गई है? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किसमें है? तो मौलिक अधिकार पार्ट 3 में हमें मौलिक अधिकारों के बारे में देखने को मिलता है। पार्ट 2 में हमारे पास नागरिकता, पार्ट 3 में हमारे पास मौलिक अधिकार, और पार्ट 4 में हमारे पास डीपीएसपी, पार्ट 4 ए में हमारे पास मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो मूलतः भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान में। आंसर कमेंट बॉक्स में। संविधान के अनुच्छेद ए में
ए में भारत को क्या कहा गया, भारत को कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा कहता है हमारे पास कि जो हमारे पास क्या है, हम जो है क्या कर सकते हैं, हम राज्य क्षेत्र वगैरह में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा कहता है। तो ये इसमें क्या कहा गया है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ बताया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुमति देता है, आप बताएंगे कौन सा आर्टिकल है जो ऐसा करता है, कौन सा आर्टिकल है जो ऐसा करता है, आपको बताना है। तो आर्टिकल हमारे पास कौन सा है, आर्टिकल 3 है ना, आर्टिकल 3 है जो ऐसा बताता है हमारे पास। आर्टिकल 2 कहता है कोई भी बाहर से राज्य को अधिग्रहण करना है, तो आर्टिकल 2 के तहत, और आर्टिकल 3 कहता है कि भारतीय राज्यों की सीमा नाम आदि में परिवर्तन करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है, आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत सम्मिलित कर सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेटिंग करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 11 हमें ऐसा प्रदान करता है, रेगुलेट करने की शक्ति देता है संविधान संसद को। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा कहता है आर्टिकल हमारे पास 12, 14, 13 या फिर 18। तो ऐसा कहता है आर्टिकल 13 कि कोई भी हमारे पास कैसा है, कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता को बताता है, तो विधि के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 में निहित है, और आर्टिकल 15 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 15। कौन सा कहता है, आर्टिकल 15 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, तो ये कौन सा है हमारे पास, ये है आर्टिकल 15 का पार्ट 5। आर्टिकल 15 का पार्ट 5 ऐसा कहता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम, कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संबंधित है, कैचअप नियम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित 14 आर्टिकल, 16 का पार्ट 4, 16 का 15 का 4 या फिर 16 का 4 ए, तो किससे संबंधित है, 16 के 4 ए से संबंधित है हमारे पास कैचअप नियम। पदोन्नति में आरक्षण, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण, आर्टिकल 16(4)(ए) में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अगर आप 14 और 16 को एक साथ पढ़ेंगे तो ये शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 बताता अस्पृश्यता। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ नहीं हो सकता, उपसर्ग और प्रत्याग पीछे हम नहीं लगा सकते हैं, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपके लिए 2-3 क्लास ली थी, 25 घंटे का आरआरबी एनटीपीसी की मैराथन, इसके लिए पूरा का पूरा लुसेंट मैराथन जो कि मैंने 20 घंटे में लिया था, यानी 45 घंटे ये वाला पार्ट, और 6 घंटे का मैंने करंट अफेयर वाला पार्ट लिया था। इन सभी के कंपाइलेशन नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ये वाली क्लास कर ली और कंप्लीट इन नोट्सों का रिवीजन मार दिया, तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, इसका भी कंपाइलेशन मैं इसमें दे दूंगा, ताकि आपको सिंगल एक क्वेश्चन के लिए थ्योरी के लिए भटकना ना पड़े। जिसमें मैंने आपको लुसेंट पूरी दे दी, जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के दे दिए,
करंट अफेयर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आपको केवल क्लास सुननी है, देखनी है। कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस नंबर पर डलकर मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं। पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, और से एक सीट सरकारी नौकरी में आपकी पक्की होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की संकल्पना करता है? मैंने बताया था आर्टिकल 15 का 5। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप, ये दोबारा आ गया है ना। कैचअप जो है आर्टिकल 16 के पार्ट ए से रिलेट करता है। मैंने आपको बताया था पदोन्नति में हमारे पास आया था पदोन्नति वाला, पदोन्नति में भी सेम आता आर्टिकल 16 का 4 ए, है ना। रिपीट हो गए 4-5 क्वेश्चन भारतीय संविधान में, ये भी रिपीट है ना। किसके साथ पढ़ने से? ये है हमारे पास 14 और 16, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 17, है ना। और पुरुष जो उपाधियां हैं, उपाधियां नहीं ले सकते हम, भारत रत्न आगे पीछे नहीं लगा सकते, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 बताता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण देता है? जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 19 और 21 में से एक है। अब आप बताएंगे कौन सा है हमारे पास जो इसके अंतर्गत आता है ना। तो ये किस में आता है? जीवन जीने का अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है ना, आर्टिकल 21, है ना। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत आता है। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 के तहत जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको कहा है संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर के द्वारा। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 17 क्या बताता है? तो 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत। क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत। किस अनुच्छेद में संविधान नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप सभी को पता है, ये हमारे पास आर्टिकल 19 और 30 बताते हैं, इसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में। अगला लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल श्रम पर निषिद्ध कहा गया, मतलब बाल श्रम पर जो है निषेध लगाया गया, आपको बताना कौन सा आर्टिकल है। बाल श्रम पर निषेध कौन सा आर्टिकल लगाता है, ये आपको बताना है। तो बाल श्रम पर निषेध को लेकर बात करें तो आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम पर निषेध बताता है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 20-21, जी नहीं, आर्टिकल 23-24, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 के बारे में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का व्यक्त करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कौन सा बताता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में आर्टिकल 51 बताता है, आर्टिकल 51 बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से, तो भारत की विदेश नीति से कौन सा संबंधित है? तो आप सभी को मैंने अभी आपको बताया अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा यानी विदेश नीति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 ए में उल्लेखित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो आपको बताया 51 ए में मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य तो आर्टिकल 51 ए में होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? आर्टिकल 75 ऐसा कहता है। आर्टिकल 75, मनी बिल, है ना, धन विधेयक, धन विधेयक आर्टिकल 110 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। वित्त विधेयक किस में आता है? वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में आता है, वित्त विधेयक। अगला लेते हैं, बजट किस में आता है? बजट यानी राष्ट्रीय वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, 112 के अंतर्गत आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? कौन सा ऐसा हमारे पास अनुच्छेद है जिसमें प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल हमारे पास कौन सा है प्रतिबंधित किया गया है, ये आपको बताना है ना। तो ये आर्टिकल 122, 122 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? इसमें आता राजद्रोह। क्या आता? राजद्रोह। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए में है राजद्रोह,
राजद्रोह का वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रिवर्स। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं रिवर्स में। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य भारत से निकलकर यमुना या फिर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? देखिएगा, ये एक अमरकंटक चोटी, यहाँ से नर्मदा निकलती है और इस तरफ जाती है हमारे पास सोन नदी, जाकर पटना में किससे मिल जाती है? गंगा से। कोशी को कहा जाता है बिहार का शोक, है ना, कोशी को कहा जाता है बिहार का शोक। मध्य भारत से निकलती है, देखिएगा घाघरा तो हमारे पास मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय वाले पार्ट से। वेतवा नदी, गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से और जाकर गंगा में मिलती है गाजीपुर में। लेकिन वेतवा नदी जो है ना, ये निकलती है कहां से? विंध्य पर्वत से, और जाकर हमीरपुर में जाकर यमुना से मिलती है। इसमें हमीरपुर में यमुना से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र नहीं है? चिनाब जो है बारालाचाला पास, हिमाचल प्रदेश। रावी नदी रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। महानदी सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में निकलती है, और तिब्बत में कहां से निकलती है? मानसरोवर लेक से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं देवप्रयाग, और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। अगला लेते हैं, तिब्बत में शांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में शांगपो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसी को जमुना कहा जाता है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल का ओरिजिन इंदौर की जानापाव पहाड़ी से होता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहती है। यूपी के इटावा में जाकर गंगा यमुना में मिल जाती है। इसी पर चूलिया जलप्रपात भी देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान में है। तो ये कहां से होकर बहती है? ये बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? यानी बंगाल की खाड़ी में कौन सी बहती है? देखो, नर्मदा अरब सागर में जल गिराती है, तापी अरब सागर में जल गिराती है, पेरियार अरब सागर में जल गिराती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद तमिलनाडु में जाती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसी को वर्षवाहिनी नदी कहा जाता है, दक्षिण भारत की एकमात्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल असम में, सॉरी। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी निकलती है हमारे पास कैलाश पर्वत से, कैलाश माउंटेन के पास से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक नदी है। बिहार के शोक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को, जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेघना, और मेघना ही बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए चल गिराती, जिसे कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वे दो नदियां कौन सी हैं जो कि अमरकंटक के प्लेटू से निकलती हैं और विपरीत डायरेक्शन में बहती हैं? इस तरीके से निकलती है, एक चली जाती है गंगा में और एक अरब सागर में जल गिराती है। एक है नर्मदा, दूसरी का नाम है सोन रिवर, है ना, सोन नदी है। नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक के प्लेटू से निकलती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? तो देखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, या फिर पंजाब पास कौन सा है? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा? असम हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा? काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था, नर्मदा अरब सागर, तापी अरब सागर, पेरियार अरब सागर। लेकिन कावेरी नदी कहां पर जल गिराती है? कावेरी नदी जल गिराती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद कितनी स्टेट में है? देखिएगा, कावेरी नदी का जो ओरिजिन होता है वो होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक, और उसके बाद जाती है तमिलनाडु में, फिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो विवाद कितनी स्टेट में होगा? दो स्टेट में। कौन कौन से दो स्टेट होंगे? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व में बहने को प्रोत्साहित करता है? जो प्रायद्वीपीय भारत का ढलान है वो पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकतर नदियां प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व दिशा में बहती है। तो आप याद रखेंगे, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है ना नीचे की ओर है, इसलिए अधिकतर नदियां कहां? में से कौन सी नदी वह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारनाद मुख बनाती है? जितनी भी अरब सागर की नदियां वो ज्वारनाद मुख बनाएंगी। बंगाल की खाड़ी की नदियां जो है वो क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। तो कृष्णा डेल्टा बनाएगी, यमुना तो गंगा में मिल जाती है, गोदावरी डेल्टा बनाएगी, अरब सागर में एक गिराती है नर्मदा, ये क्या बनाएगी? ज्वारनाद मुख बनाएगी। भारतीय मरुस्थल की फिर प्रमुख नदी कौन सी? इसका नाम है लूनी रिवर। लूनी जो है दो धाराओं से मिलकर बनी, सागरमती और सारास्वती। ये दोनों आपस में मिलती हैं राजस्थान के गोविंदगढ़ी में, और जाकर ये खत्म हो जाती है नदी कहां पर? कच्छ के रन में।
ये खारे पानी की फेमस नदी है। इसी की सहायक नदी है सुक्री, जवायो, जोजे। तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक रिवर है तेल। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, मर्न, ईव, ओंस और तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप में भारत की एकमात्र बहामासी नदी, इसका नाम है कावेरी रिवर। एकमात्र बहामासी नदी है, 12 महीने बहने वाली रिवर है कावेरी रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहाना यानी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका मतलब में से तापी नदी ही है जो अरब सागर में जल गिराती है, ये ज्वारनाथ मुख बनाएगी। जितनी भी अरब सागर की नदी है सभी ज्वारनाथ मुख बनाएंगी। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों के दोनों साबरमती नदी के तट पर है। भनोच नर्मदा नदी के तट पर है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? देखो, 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा 1400 किलोमीटर लंबाई के साथ दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। 1805 किलोमीटर लंबाई 805 किलोमीटर लंबाई है कावेरी की, और नर्मदा की 13-12 किलोमीटर लंबाई है, और ये अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? तो नदियों वाला पार्ट भी होता है हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला पार्ट लेते हैं हम किसको लेकर? नेक्स्ट पार्ट लेते हैं विटामिन को लेकर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल। और इससे हमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। बी वन का थायमिन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी वन को कहा जाता है थायमिन। क्या कहा जाता है? थायमिन। विटामिन बी टू को क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी फाइव का नाम क्या है? तो विटामिन बी फाइव को कहा जाता है पेंटाथोनिक एसिड। क्या कहा जाता है? पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन बी सिक्स को क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी सिक्स को कहा जाता है पायरोडॉक्सिन। क्या कहा जाता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी सेवन को कहा जाता है बायोटिन। क्या कहा जाता है? बायोटिन। विटामिन बी नाइन को क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी 12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबालमाइन, है ना। और ये हमारे अंदर लोहे की कमी को पूरा करता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, स्कर्बी रोग इससे होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट विटामिन ई, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के को क्या कहा जाता है? विटामिन के, तो विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनोन, और इससे हमारा रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो इन सभी में से गाजर प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का, गाजर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रात में नहीं दिखता, इसे कहते हैं रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। रक्त रक्त अल्पता जो है विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी से होता है रक्त अल्पता। रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है हमारे पास, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, याद रखोगे। चलिएगा, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा? विटामिन डी का, तो सूरज की रोशनी विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, सूरज की रोशनी। विटामिन के किसके निर्माण में सहायक है? तो विटामिन जो के है, ये तंत्रिका तंत्र, त्वचा, हड्डियां, रक्त जमाव को हमें करने में सहायता करता है विटामिन के। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन ई का, तो विटामिन ई जो है ना, रक्त संचार में सहायता करता है, प्रजनन में स्वास्थ्य बनाता है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, यानी ये सभी इसी के काम है विटामिन ई के। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 12, तो विटामिन बी 12 की कमी से होता है हमारे पास एनीमिया, जिसे कहते हैं रक्त अल्पता। एनीमिया यानी रक्त अल्पता। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? हड्डियां कमजोर इसमें पड़ जाती है। नेक्स्ट, विटामिन ए किस प्रकार के विटामिन में आता है? विटामिन ए, तो एडीई के वसा में घुलनशील, और बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन ए किस में घुलनशील आएगा? वसा में घुलनशील, एडीई के। कोला कोबालमिन कौन सा विटामिन है? विटामिन बी 12 को कोबालमिन कहा जाता है। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरे पत्तेदार सब्जी विटामिन के का मुख्य स्रोत है, हमें खानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? डब्ल्यूबीसी, यानी बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन डी किसके अवशोषण में मदद करता है? तो इसकी कमी से हमें रिकेट्स होता है, जिससे हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर।
क्या है? गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील एडीई के, तो एडीई के मतलब ए, मतलब के आ गया हमारे पास। इस कर भी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला हमारे पास पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी3 की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। कौन सा? पेलेग्रा। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा रक्त जो है ना वो जमता नहीं है अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये हुए विटामिन के क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर अगला टॉपिक लेते हैं हमारे पास, वो है जनगणना। कौन सा? जनगणना। जनगणना को लेकर बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो जनसंख्या घनत्व को लेकर सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश और सबसे ज्यादा जो है वो बिहार में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारत की जनगणना की कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य का कोड दर्शाने के लिए कितने नंबर का यूज करते हैं? केवल 2 नंबर दिखाने पड़ते हैं कोड दिखाने के लिए। आपको बताना, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सर्वाधिक है? तो एसटी सर्वाधिक मध्य प्रदेश, एससी सर्वाधिक यूपी में है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है तो मुंबई सर्वाधिक आबादी वाला है। कौन सा? मुंबई। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है? तो 1951 से लेकर 81। आजादी के बाद हमने खूब सोचा कि अब तो धुआंधार तरीके से काम करेंगे, तो उन्होंने धुआंधार तरीके से इस पर काम किया। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप सभी को पता है, ठीक है, चलेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, इस वर्ष की जनगणना भारत के जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना है और आजादी के बाद ये 7वीं जनगणना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला है? तो सिक्किम की आबादी इनमें सबसे कम है और यूपी की आबादी सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी का सर्वाधिक और सबसे कम जो है दादर और नागर हवेली का सबसे कम है। जनगणना 2011, तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, सर्वाधिक जो है वो केरला की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो 618 है ना। 879 हरियाणा का सबसे कम है और केंद्र शासित प्रदेश में इसका सबसे कम है। राज्यों में सर्वाधिक जो है वो केरला का है, याद रखेंगे, 1087। जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पूछा है कितने वर्ष के आयु के लोगों को अगर पढ़ना लिखना आता है तो उन्हें साक्षर कहा जाता है? तो 7 वर्ष आयु के या उससे अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें पढ़ना लिखना आता है उन्हें साक्षर कहा जाता है। कामकाजी आयु वर्ग कौन सा रखा गया है जनगणना में? 15 से लेकर 59 वर्ष जो है वो कामकाजी रखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के बीच सबसे अधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिली? 2001 से लेकर 2011 के बीच तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो दादर नागर हवेली में देखने को मिली और गिरावट नागालैंड में देखने को मिली। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को संप्रदाय है? तो 6 धार्मिक संप्रदाय हैं जिनको किसमें सूचित किया गया? अधिसूचित किया गया, जैसे सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, ये सभी है ना। चलिएगा, 6 समुदाय हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कृषि जनगणना कितने अंतराल के बाद होती है? सभी वही 5 साल के अंतराल के बाद होती है। 10, 6, 5। कृषि जनगणना जो है 5 साल के अंतराल के बाद होती है कृषि जनगणना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है? यहाँ पर पुरुष बहुत ज्यादा साक्षर है, महिला बहुत कम साक्षर है। तो अंतर कहां पर सर्वाधिक है? तो अंतर सर्वाधिक है राजस्थान में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी कितनी है? महिलाओं की कार्यबल भागीदारी है 25.51%। महिलाओं की भागीदारी कार्यबल में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप एंड दमन एंड। फिर बढ़ते हैं। अगला अगला लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 17.7% भारत के पास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना के आंकड़ों के अनुसार कुल श्रमिक का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में 54.6% जो है प्राथमिक, 55% प्राथमिक क्षेत्र में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी जनसंख्या में सिख समुदाय है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे सिख समुदाय कितने परसेंट में सिख समुदाय है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर, है ना। तो ग्रामीण साक्षरता दर को लेकर बात करें, 67%, 66.77%,
69% या फिर हमारे पास 67.77%। क्या 69% है ना? क्या 69% एक बार मुझे बताइए कितनी साक्षरता दर है? तो आप कहेंगे ये जो साक्षरता दर है, आगे की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है? तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो दमन और दीव में सबसे कम है। हरियाणा से भी कम दमन और दीव में है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य ने नकारात्मक नकारात्मक नागालैंड, इसमें गिरावट आई है 2001 से लेकर 2011 में। ठीक है, अगर यहाँ पर राज्यों में पूछता ना तो हरियाणा आंसर करते, है ना, हरियाणा आंसर करते, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर को लेकर बात करें तो लगभग लगभग कितनी है? 65.46। भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 121 करोड़ लगभग कुल जनसंख्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में दर्ज साक्षरता दर कितनी है? तो केरल की साक्षरता दर कितनी है? लगभग लगभग 94% केरल की साक्षरता दर है। 94%। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या दर्ज किया गया है? तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 1106। कहां का? बिहार का है 1106। ठीक है, आपको बताना है सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? तो केरल की सर्वाधिक साक्षरता है। कहां की? केरल की सर्वाधिक साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? तो भारत की साक्षरता को लेकर बात करें, यह है 74.04% जो है ये भारत की साक्षरता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर है अलीराजपुर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1951 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 382 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट, जनगणना। नेक्स्ट हम लेते हैं आगे की ओर, संसद को लेकर बात करते हैं। इसकी संसद को क्या कहा जाता है? चलिएगा यहाँ पर आ जाइएगा, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, संसद को लेकर आता है क्वेश्चन। जैसे संसद को लेकर आएगा, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, इटली की संसद को सीनेट कहा जाता है, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, कुवैत की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, उत्तर कोरिया की संसद को सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, केन्या की संसद को नेशनल असेंबली, मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा जाता है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। इसके अलावा नीदरलैंड की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता है, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है, स्पेन की संसद को कोर्टेस कहा जाता है, स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है और सऊदी अरब की संसद को मजलिस उल सूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस उल सूरा भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, चलिएगा। तो आज की क्लास को हम थोड़ा यहीं तक रखेंगे क्योंकि मेरा माइक बड़ी दिक्कत कर रहा है ना। आपको मैंने बताया था मेरी माइक जो खराब हो गया है, तो अभी ईयरबड से क्लास ले रहा हूँ। तो इसका बचा हुआ पार्ट जो है, आज हमने नदियों को कर लिया, जनगणना को कर लिया, कर मौलिक कर्तव्यों को कर लिया, अनुच्छेदों को कर लिया, विश्व की संसदों को कर लिया, है ना। ठीक है, तो ये हमने विटामिन को कर लिया। ये सारे के सारे चैप्टर मैंने आपको कर लिए। मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने कर लिए। तो 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कर लिए हैं इस स्लाइड के अलावा। क्लियर है? तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो बचे हुए चैप्टर हैं उनकी मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा क्योंकि माइक थोड़ा खराब है, इस वजह से डाउन हो चुका है। बोलता रहा, है ना, तो वीडियो खराब हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। कम समय में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, मेहनत को एक लाइक तो बनता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।